हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम लोग हल करेंगे 2013 के प्रश्न पत्र को, जो कि यूपी पीजीटी नागरिक शास्त्र का प्रश्न पत्र है। इससे पहले हमने 2021 का और 2016 का जो प्रश्न पत्र था उसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है आज का जो हमारा, निम्नलिखित में से किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। निम्नलिखित में से किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तो हम आदेश देते हैं, हमारा आंसर सही होगा परमादेश। परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं। इसके तहत न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति व सार्वजनिक अधिकारी के लिए आदेश जारी किया जाता है ताकि उनसे उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके। इसे किसी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालयों, प्राधिकरणों या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए भी जारी किया जा सकता है। पहला हमारा आंसर है परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। अगला प्रश्न है, एक्स और वाई जो सिद्धांत का संबंध, एक्स वाई सिद्धांत का संबंध है डगलस मैकग्रेगर के वित्तीय प्रबंध सिद्धांत से, या गुलिक के प्रशासन शासन द्वैतवाद से, अब्राहम मैस्लो के पुरस्कार दंड सिद्धांत से, या डगलस मैकग्रेगर के सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम से। तो जो हमारा आंसर सी होगा, आपका ऑप्शन होगा हमारा 4। डगलस मैकग्रेगर ने मानवीय अभिप्रेरणा का संबंध में परंपरागत विचारधारा एक्स और जो परंपरागत विचारधारा थी वह एक्स तथा आधुनिक विचारधारा वाई की ये विवेचना करते हैं। 102 है वह परंपरागत विचारधारा है, वाई जो है वह आधुनिक विचारधारा, इसकी विवेचना करते हैं वह एक्स और वाई सिद्धांत के संबंध में। एक्स वाई सिद्धांत के संबंध में डगलस ने सामाजिक और मनोवैज्ञानिक उपागम को बतलाया है। फेबियन समाजवाद का विश्वास है कि समाजवाद केवल उत्तर औद्योगिक समाज में आएगा या केवल पश्चिमी देशों में आएगा या धीमे धीमे आएगा या खूनी क्रांति से आएगा। तो फेबियन समाजवाद का विश्वास है कि जो समाजवाद है वह धीमे धीमे आएगा। फेबियन समाजवाद का उदय होता है कहाँ पर, तो इंग्लैंड में, और यह एक विकासवादी समाजवादी दर्शन है। हेनरी डेविड थोरो का विश्वास था कि राज्य की आज्ञा को सदैव मानना चाहिए या राज्य के आदेशों में संप्रभुता व नैतिकता का समावेश है। अंतरात्मा के आदेश राज्य के आदेश से ऊपर है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हेनरी डेविड थोरो हैं, इनका जो विश्वास था, इनका जो मानना था वह था कि अंतरात्मा के आदेश का राज्य के आदेश से ऊपर है। जो अंतरात्मा के आदेश है वह राज्य के आदेश से ऊपर है, ये मानना था किसका, तो हेनरी डेविड थोरो का। डेविड थोरो जो थे ये दार्शनिक विचारक थे और ये राज्य से ज़्यादा व्यक्ति की आत्मा में विश्वास करते थे। थोरो के अनुसार अंतरात्मा के आदेश राज्य के आदेश से ऊपर हैं। जो महात्मा गांधी थे वे थोरो के राज्य की अवधारणा से प्रभावित थे। महात्मा गांधी जो थे वो थोरो के राज्य की अवधारणा से प्रभावित थे। तो हमारा आंसर है कि डेविड थोरो विश्वास करता है अंतरात्मा के आदेश राज्य के आदेश से ऊपर होने चाहिए। निर्वाचन की सूची पद्धति से प्रमुखतः किसको लाभ होता है। निर्वाचन की सूची पद्धति से प्रमुखतः किसको लाभ होता है। धनी निर्दलीय प्रत्याशियों को, निर्धन युवा प्रत्याशियों को, समूहों और दलों को, या श्रमिक संघ के निर्दल प्रत्याशियों को। तो जो निर्वाचन की सूची पद्धति है उससे लाभ होता है समूह और दलों को। निर्वाचन की सूची पद्धति के अनुसार पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है जिसमें चुनाव समूह और दलों के आधार पर किया जाता है। तो लाभ किसको होता है सूची पद्धति से, समूहों और दलों को। ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। भारत के योजना आयोग और रेलवे के प्रमुख तौर पर क्रमशः क्या माना जाएगा। भारत के योजना आयोग और रेलवे को प्रमुख तौर पर क्रमशः क्या माना जाएगा। तो इसे माना जाएगा स्टाफ और सूत्र संस्था। स्टाफ और सूत्र संस्था। देखिए जो स्टाफ का संबंध है किससे है, तो योजना आयोग से। योजना आयोग क्या है, तो स्टाफ है। और जो नीति आयोग मतलब योजना आयोग या नीति आयोग एक ही है, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है परामर्श देना व नियोजन करना। तथा जो सूत्र संस्था है, ये किससे संबंधित है, तो ये रेलवे से संबंधित है। और जो सूत्र है इसका कार्य क्या करना है, इसका जो सर्वप्रथम कार्य करना है उसे कार्य को क्रियान्वयन करना है।
देखिए ये स्टाफ और सूत्र है, इसकी अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से आई? तो सैनिक संगठन से उत्पन्न हुई थी। तो रेलवे और आयोग, योजना आयोग और रेलवे को क्या माना जाएगा? तो योजना आयोग को माना जाएगा स्टाफ और रेलवे को माना जाएगा सूत्र संस्था। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 3। व्यक्तिवादी विचारक राज्य को अनिवार्य बुराई और अराजकतावादी विचारक राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। यह वक्तव्य गलत है या सही, इसे बतलाना है। तो ये जो वक्तव्य है वह सत्य है, वह क्या है? सत्य है, प्रमुखतः सत्य है। व्यक्तिवादी विचारक जो है ये राज्य को अनिवार्य बुराई तथा जो अराजकतावादी विचारक हैं वे राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। ये दोनों वक्तव्य क्या है? तो सत्य है। यथार्थवादी विचार की शास्त्रीय पुस्तक मानी जाने वाली कीर्ति पॉलिटिक्स एमंग नेशंस के लेखक हैं। तो पॉलिटिक्स एमंग नेशंस किसकी पुस्तक है? तो पॉलिटिक्स एमंग नेशन ये जो बुक है हैंस मार्गेनथाउ की है। हैंस मार्गेनथाउ की पुस्तक है पॉलिटिक्स एमंग नेशंस। इसमें इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य में बात की है और ये एक यथार्थवादी विचारक है मार्गेनथाउ। इनमें से किसमें लॉक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई? इनमें से किसमें लॉक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त, मतलब किससे जो लोग हैं वो प्रभावित हुए थे? तो जो हमारा आंसर होगा इसमें देखिए 1688 की स्वर्णिम क्रांति। लॉक के विचार जो थे वह 1688 के स्वर्णिम यानी इंग्लैंड की क्रांति से क्या थे? तो प्रभावित थे। हमारा ऑप्शन 4 सही होगा। सामान्य अर्थ में शीत युद्ध की वैचारिक और भौगोलिक दूरी क्या थी? सामान्य अर्थ में शीत युद्ध की वैचारिक और भौगोलिक दूरी क्या थी? तो समान अर्थ में शीत युद्ध की और वैचारिक भौगोलिक दूरी थी पूंजीवाद बनाम साम्यवाद, पश्चिम बनाम पूर्व। पूंजीवाद बनाम साम्यवाद और पश्चिम बनाम पूर्व, ये थी भौगोलिक दूरी। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। माओ के अनुसार मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका प्रतिक्रियात्मक थी, शून्य थी, महत्वपूर्ण थी या महत्वहीन होगी? तो माओ के अनुसार जो मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका थी वह क्या थी? तो महत्वपूर्ण होगी। मार्क्स ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? मार्क्स ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, आदर्शवादी मूल्य का सिद्धांत, समाजवादी मूल्य का सिद्धांत या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जिसमें इन्होंने परंपरागत उत्पादन में भूमि, पूंजी तथा संगठन को नकारते हुए श्रम के महत्व को बतलाया है जो समाज के लिए मूल्य का सृजन करेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्स ने प्रतिपादित किया है। संविधान में समानता के अधिकार मुख्यतः अनुच्छेदों में है। तो संविधान में समानता के अधिकार को किन अनुच्छेदों में उल्लेखित किया गया है? 14 से 18 या 14 से 20, अनुच्छेद 18 से 22 या अनुच्छेद 22 से 26। तो जो संविधान में समानता के अधिकार को व्याख्यात किया गया है, वर्णन किया गया है, वह अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णन किया गया है समानता के अधिकार को। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद पूंजीवाद की निम्नतम अवस्था है, पूंजीवाद का संकुचन है, पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है या पूंजीवाद का समाजवाद में विलय है? तो जो लेनिन है इनके अनुसार जो साम्राज्यवाद है वह पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद जो है वह पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। इनकी पुस्तक भी है इंपेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये इसमें जिसमें इन्होंने साम्राज्यवाद को परिभाषित किया है उस पुस्तक में। मार्क्सवाद ने पैट्रिशियन, प्लेबियन और गिल्ड मास्टर जर्नीमैन का उल्लेख किस संदर्भ में किया था? मार्क्सवाद ने पैट्रिशियन, प्लेबियन और गिल्ड मास्टर जर्नीमैन का उल्लेख किस संदर्भ में किया था? वर्ग संघर्ष के संदर्भ में या वर्ग सहयोग एवं विवाह के संदर्भ में, नस्लीय संघर्ष के संदर्भ में या नस्ली सहयोग के संदर्भ में? तो मार्क्सवाद ने जो पैट्रिशियन, प्लेबियन और गिल्ड मास्टर जर्नीमैन का उल्लेख किया है उसका वह वर्ग संघर्ष के संदर्भ में इन्होंने उसका उल्लेख किया है, वर्ग संघर्ष के संदर्भ में। इनके अनुसार क्या है? तो समाज का अब तक का सिद्धांत जो है वह वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है और मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद का पूरक सिद्धांत है। तो फर्स्ट हमारा सही होगा। वर्ग संघर्ष के संदर्भ में इन्होंने
पैट्रिशियन, प्लेबियन और गिल्ड मास्टर जर्नीमैन का उल्लेख किया है। निम्न में से किस देश को स्वतंत्र नियामकीय आयोग की जन्मस्थली माना जाता है? निम्न में से किस देश को स्वतंत्र नियामकीय आयोग की जन्मस्थली माना जाता है? ब्रिटेन को, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं? तो स्वतंत्र नियामकीय आयोग की जन्मस्थली माना जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका का। संयुक्त राज्य अमेरिका को नियामकीय आयोग की जन्मस्थली माना जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका को। इसकी स्थापना की गई थी उस अमेरिका में इसलिए की गई थी कि शक्तिशाली आर्थिक वर्गों की क्रियाओं एवं नियंत्रण द्वारा सार्वजनिक हितों की रक्षा तथा उसमें वृद्धि की जाए, जिसके लिए स्वतंत्र नियामकीय आयोग की स्थापना की गई थी। कहाँ? तो अमेरिका में, इसलिए इसे जन्मस्थली माना जाता है अमेरिका का। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित सामूहिक सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव निम्न प्रतिवेदन पर आधारित था। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित सामूहिक सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव निम्न प्रतिवेदन पर आधारित था। तो आधारित था किस पे? तो एचिसन प्रस्ताव 1950 पर। एचिसन प्रस्ताव 1950 पर सामूहिक सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्ताव, संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो प्रस्ताव था वह एचिसन प्रस्ताव 1950 के प्रतिवेदन पर आधारित था। कोरियाई संकट के पश्चात जब संयुक्त राष्ट्र ने एचिसन प्रस्ताव 1950 पारित किया, जिसका संबंध था सामूहिक सुरक्षा से, इसलिए महासभा जो थी वह सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था के लिए एक प्रमुख एजेंसी बन गई थी। तो एचिसन प्रस्ताव 1950 जो है वह संबंधित है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित सामूहिक सुरक्षा से संबंधित। फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो था यह फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वह 1789 में हुई थी। 1789 में लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी। यह क्रांति जो हुई थी वह वाल्टेयर, रूसो तथा मॉन्टेस्क्यू से इस क्रांति से प्रभावित थे। वाल्टेयर, रूसो तथा मॉन्टेस्क्यू। इसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। संघीय व्यवस्था में प्रायः निम्न की आवश्यकता होती है। संघीय व्यवस्था में प्रायः निम्न की आवश्यकता होती है। तो संघीय व्यवस्था में आवश्यकता होती है लिखित संविधान और शक्ति विभाजन की। लिखित संविधान और शक्ति विभाजन की आवश्यकता होती है। कहाँ? तो संघीय व्यवस्था में अनिवार्यतः। अमेरिका से खाद्य सुरक्षा पर सहमति के पश्चात भारत ने किस प्रस्ताव पर सहमति दी है? अमेरिका से खाद्य सुरक्षा पर सहमति के पश्चात भारत ने किस प्रस्ताव पर सहमति दी है? तो भारत ने विश्व व्यापार संगठन के मुक्त व्यापार सरलीकरण समझौते पर सहमति दी है। विश्व व्यापार संगठन के मुक्त व्यापार सरलीकरण समझौते पर सहमति दी है भारत ने अमेरिका से खाद्य सुरक्षा की सहमति के पश्चात। विश्व व्यापार संगठन से मुक्त व्यापार सरलीकरण समझौते पर सहमति दी गई है भारत के द्वारा। थॉमस हेयर का नाम किस निर्वाचन पद्धति से है? थॉमस हेयर का नाम किस निर्वाचन पद्धति से संबंधित है? तो थॉमस हेयर संबंधित है अनुपातिक पद्धति से। अनुपातिक प्रतिनिधित्व नामक निर्वाचन पद्धति से संबंधित है थॉमस हेयर, जिसका विकास किया गया था हेयर के द्वारा। और इस प्रणाली में देश के सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जैसे नॉर्वे, स्वीडन आदि देशों में ऐसा देखने को मिलता है। तो अनुपातिक पद्धति। द एंड ऑफ आइडियोलॉजी। द एंड ऑफ आइडियोलॉजी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो द एंड ऑफ आइडियोलॉजी जो पुस्तक है इसके लेखक है डेनियल बेल। डेनियल बेल इसके लेखक हैं द एंड ऑफ आइडियोलॉजी। इस पुस्तक का प्रकाशन कब होता है? तो 1960 में। 1960 में होता है। संयुक्त राष्ट्र को मुख्यतः किस संगठन का परवर्ती रूप माना जा सकता है? संयुक्त राष्ट्र को मुख्यतः किस संगठन का परवर्ती रूप माना जा सकता है? तो लीग ऑफ नेशंस को। संयुक्त राष्ट्र संगठन जो है वह लीग ऑफ नेशंस का परवर्ती रूप है। लीग ऑफ नेशन की स्थापना का श्रेय दिया जाता है किसको? तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन, इनके द्वारा लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी वर्ष 1945 में। जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट जो थे, उनके प्रयास पे संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। तो संयुक्त राष्ट्र के का परवर्ती रूप जो है, संयुक्त राष्ट्र जो है वह परवर्ती रूप किसका है? तो लीग ऑफ नेशंस का।
लीग ऑफ नेशंस का परिवर्तित रूप संयुक्त राष्ट्र है। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना रूजवेल्ट के द्वारा, लीग ऑफ नेशन की स्थापना वुडरो विल्सन के द्वारा। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन एकांकी, निर्धन, निंदनीय और अल्पकालिक था। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन जो था वह एकांकी था, निर्धन था, निंदनीय था और अल्पकालिक था। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। इनमें से कौन सी अवधारणा मैक्स वेबर ने दी है? इनमें से कौन सी अवधारणा मैक्स वेबर ने दी है? तो मैक्स वेबर की अवधारणा है नैतिक संप्रभुता। नैतिक संप्रभुता, मैक्स वेबर ने नैतिक संप्रभुता की अवधारणा दी। इन्होंने नौकरशाही को प्रशासन की तर्कपूर्ण व्यवस्था का, और वेबर के अनुसार विधिक सत्ता को नैतिक होना चाहिए। विधिक सत्ता को नैतिक होना चाहिए, बात करते हैं मैक्स वेबर। गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन क्रमशः निम्न नगरों में आयोजित हुए थे। गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन क्रमशः निम्न नगरों में आयोजित हुए थे। तो जो गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन है वह लुसाका 1970 में और अल्जीरियस में 1973 में। लुसाका में 1970 में और अल्जीरियस में 1973 में आयोजित किया गया था। राज्य के स्वावयविक होने पर किस वर्ग का विश्वास था? राज्य के स्वावयविक होने पर किस वर्ग का विश्वास था? तो आदर्शवादियों का विश्वास था राज्य के स्वावयविक होने पे। इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं प्लेटो, अरस्तु। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू की प्रेरणा से समाज के समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित हुआ? कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू की प्रेरणा से समाजवाद के समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव जो था वह पारित हुआ? तो अवार्डी अधिवेशन 1955। कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन 1955 जो कि मद्रास में है, अवार्डी जो है वह मद्रास में था 1955 में यूएन ढेबर की अध्यक्षता में। उस समय अध्यक्ष कौन थे? ढेबर, यूएन ढेबर थे, उनकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, जिसमें नेहरू की प्रेरणा से समाज के समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित किया गया। और यूएन ढेबर 1955 से 1959 तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे थे। शक्ति संतुलन अब आतंक के संतुलन में बदल गया है, क्योंकि शक्ति संतुलन अब आतंक के संतुलन में बदल गया है क्योंकि शक्ति संतुलन के लिए युद्ध का प्रयोग अत्यधिक हानिकारक होगा। शक्ति संतुलन के लिए युद्ध का प्रयोग अत्यंत ही हानिकारक होगा। शक्ति संतुलन अब आतंक संतुलन बदल गया है क्योंकि शक्ति संतुलन के लिए युद्ध का प्रयोग अत्यंत हानिकारक होगा। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। राज्य ही नगर था और चर्च भी, यह वाक्य किस व्यवस्था का विवरण देता है? राज्य ही नगर था और चर्च भी, यह वाक्य किस व्यवस्था का विवरण देता है? यह वाक्य विवरण देता है यूनानी नगरों का। यूनानी नगरों का। बहुलवाद ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का, जो बहुलवाद था वह ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का क्या था? तो विरोधी था। बहुलवाद विरोधी था क्योंकि जो ऑस्टिन थे वे अद्वैतवादी थे। बहुलवाद विरोधी था ऑस्टिन के संप्रभुता का। स्टार वार कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध रीगन के एक सशस्त्रीकरण कार्यक्रम का नाम था। स्टार वार कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध रीगन के एक सशस्त्रीकरण कार्यक्रम का नाम क्या था? तो नाम था स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव। स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव नाम था स्टार वार कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध रीगन के एक सशस्त्रीकरण कार्यक्रम का। स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव संस्था का गठन किया था रोनाल्ड रीगन ने। रोनाल्ड रीगन ने 1984 में इस संस्था का गठन किया और इसका उद्देश्य था अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल तथा पनडुब्बी से लॉन्च मिसाइल से अमेरिका की रक्षा करना। तो स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव क्या था? तो ये स्टार वार कार्यक्रम था जिसे दिया था रीगन ने। अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार किया? अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर किया। शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर अरस्तु ने राज्यों और संविधान का वर्गीकरण किया है। अमेरिकी प्रणाली में निहित शक्तियों का अर्थ है कि संघीय सरकार को वे शक्तियां भी मिल सकती है जो संविधान में स्पष्टतः उल्लेखित नहीं है। अमेरिकी प्रणाली में निहित शक्तियों का अर्थ है कि संघीय सरकार को वह शक्तियां भी मिल सकती है जिसका उल्लेख संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है।
निम्न में से किस लेखक ने साम्यवादी राज्य में नए वर्ग के अस्तित्व में आने की चर्चा की थी? निम्न में से किस लेखक ने साम्यवादी राज्य में नए वर्ग की अस्तित्व में आने की चर्चा की थी? तो वे थे मिलोवान जिलास। मिलोवान जिलास जो थे एक प्रसिद्ध साम्यवादी विचारक हैं और इन्होंने साम्यवादी राज्य में नए वर्ग के अस्तित्व के आने की बात की थी, मिलोवान जिलास ने। भारत में संघ लोक सेवा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन क्रमशः किस प्रकार हुआ है? भारत में संघ लोक सेवा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किस प्रकार हुआ है? तो संविधान और अधिनियम के तहत, संविधान और अधिनियम या विधि के तहत। देखिए, जो लोक सेवा आयोग है उसका गठन किया गया था ली आयोग की रिपोर्ट के आधार पे। संघ लोक सेवा आयोग का गठन किसके आधार पे किया गया था? जो ली आयोग के रिपोर्ट के आधार पे भारत सरकार ने अधिनियम 1935 में इसका नाम संघ लोक सेवा आयोग रखा था। और संविधान में अनुच्छेद 315 से 323 संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन करता है। और जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1956 में यूजीसी अधिनियम द्वारा, यूजीसी अधिनियम द्वारा। तो संविधान और अधिनियम विधि द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग जो है वह संविधान के तहत है और जो विश्वविद्यालय आयोग है वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है वह अधिनियम के तहत आया है। अमेरिकी सीनेट विधायिका का ऊपरी और प्रबल सदन है। जो अमेरिकी सीनेट है वह विधायिका का ऊपरी और प्रबल सदन है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1789 में हुई। अमेरिका संविधान के अनुसार जो ऊपरी उच्च सदन तथा प्रबल दावेदारी रखने वाला सदन होगा वह कौन होगा? तो सीनेट होगा। फ्रांसीसी फुकुयामा के अनुसार पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई है। फ्रांसीसी फुकुयामा के अनुसार पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई है। ऑप्शन फर्स्ट। अंबेडकर ने निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया है? किसका लेखन नहीं किया है? यानी अंबेडकर की पुस्तक कौन सी नहीं है? तो देखिए, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। कास्ट कॉन्फ्लिक्ट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन जो है यह पुस्तक किसकी नहीं है? अंबेडकर की नहीं है। बाकी एनहिलेशन ऑफ कास्ट, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, हु वेयर द सुधराज, ये तीनों पुस्तक जो है ये संबंधित है अंबेडकर जी से। मैक्स वेबर, दुर्खीम और पेरेटो को राजनीति शास्त्र के किस उपागम से जोड़ा जाता है? तो मैक्स वेबर, दुर्खीम और पेरेटो जो हैं ये राजनीति शास्त्र के समाजशास्त्री उपागम से जुड़े हुए हैं, समाजशास्त्री उपागम से संबंधित। निम्न में से कौन सा वर्ग खाद्य गुण्य का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा वर्ग है वह खाद्य गुण या षड गुण्य का भाग नहीं है? तो द्वैधी भाव संधि है या 4 नहीं होगा इसमें हमारा आंसर। संयंत्र या पंचशील नहीं है। खाद्य गुण से जो संबंधित है देखिए, संधि है, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव। संश्रय और द्वैधी भाव, संयंत्र या पंचशील नहीं है। बराक ओबामा के इस्लामिक स्टेट विरोधी गठबंधन में कौन देश सम्मिलित नहीं है? बराक ओबामा के इस्लामिक स्टेट विरोधी गठबंधन में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो ईरान। ईरान जो है यह बराक ओबामा में के जो इस्लामिक स्टेट विरोधी गठबंधन है उसमें सम्मिलित नहीं है, जिसे ओबामा के द्वारा वर्ष 2014 में इस्लामिक स्टेट विरोधी गठबंधन बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 2014 में इस्लामिक स्टेट विरोधी गठबंधन बनाया गया था, जिसमें सऊदी अरब, जॉर्डन, संयुक्त राज्य अमीरात ये सम्मिलित थे विरोधी गठबंधन में। ईरान सम्मिलित नहीं था। राज्यहीन वर्गहीन समाज पर किस विचारक का विश्वास था? तो राज्यहीन वर्गहीन समाज पर जो विश्वास था वह था मार्क्स का। मार्क्स जो चाहते थे वह राज्यहीन और वर्गहीन समाज की बात करते हैं, कार्ल मार्क्स। जो बाइडेन अमेरिका के वर्तमान, उस समय पूछा गया था प्रश्न जो 2013 में, तो उस समय जो थे जो बाइडेन वो थे उपराष्ट्रपति, और वर्तमान में जो बाइडेन है ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। 46वें राष्ट्रपति हैं अमेरिका के।
जयप्रकाश नारायण के किस विचार से भारत में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ और आपातकाल लागू हुआ? जयप्रकाश नारायण के किस विचार से भारत में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ जिसके चलते आपातकाल लागू हुआ? तो वह था समग्र क्रांति का, जिसके तहत उन्होंने दल विहीन प्रजातंत्र की मांग उठाई थी। इनमें से किस वर्ग के विचारकों ने वाद, प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया है? वाद, प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया है तो वह है हीगल और मार्क्स। हीगल और मार्क्स ने वाद, प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किससे होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। एकल संक्रमणीय मत के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। मॉन्टेस्क्यू ने किस संस्था की व्याख्या करने में त्रुटि की? मॉन्टेस्क्यू ने किस संस्था की व्याख्या करने में त्रुटि की थी? तो वह थी ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की व्याख्या। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की व्याख्या करने में त्रुटि की थी। ये शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण किया था मॉन्टेस्क्यू ने, और उन्होंने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की व्याख्या करने में त्रुटि कर दी थी। इंडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया ऑफ जस्टिस किसकी पुस्तक है? अमर्त्य सेन की। अमर्त्य सेन क्या थे? तो अर्थशास्त्री थे। इनकी पुस्तक है इंडिया ऑफ जस्टिस। निवेश, निर्गम और पुनर्निवेश शब्दों का प्रयोग किसकी व्याख्या में होता है? निवेश, निर्गम और पुनर्निवेश शब्द का प्रयोग किया जाता है राजनैतिक व्यवस्था की व्याख्या में। राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या में निवेश, निर्गम और पुनर्निवेश शब्द का प्रयोग किया गया। यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया? यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया था? तो नैतिक पहलू पर। नैतिक पहलू पर बल दिया था यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के नैतिक पहलू पर। शून्य आधार बजट की प्रक्रिया को कब से लोकप्रियता प्राप्त हुई? शून्य आधार बजट की प्रक्रिया को कब से लोकप्रियता प्राप्त हुई? तो जिमी कार्टर द्वारा जॉर्जिया के बजट द्वारा। जिमी कार्टर के द्वारा जॉर्जिया के बजट द्वारा। शून्य बजट की प्रक्रिया सर्वप्रथम अमेरिका से प्रारंभ हुई थी और इसके राष्ट्रपति जो जिमी कार्टर थे, इन्होंने तकनीकी रूप से अपनाने पर बल दिया, वहीं इसे और अधिक लोकप्रियता प्राप्त हो गई। तो जिमी कार्टर के द्वारा जॉर्जिया के बजट के द्वारा शून्य आधारित बजट का प्रक्रिया शुरू की गई, लोकप्रियता बढ़ी। निम्न में से किस वर्ग के विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है? निम्न में से किस वर्ग के विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है? तो उसमें देखिए बोधा, ग्रोसियस और ऑस्टिन। बोधा, ग्रोसियस और ऑस्टिन जो हैं ये बात करते हैं संप्रभुता की व्याख्या करने वाले विचारक हैं बोधा, ग्रोसियस, ऑस्टिन। ब्रिटेन की छाया कैबिनेट का अर्थ है कि विपक्षी दल ने एक समानांतर और अनौपचारिक कैबिनेट बनाया है। ब्रिटेन की छाया कैबिनेट का अर्थ क्या है? कि विपक्षी दल ने एक समानांतर और अनौपचारिक कैबिनेट बनाया है। फॉली, शॉर्टलॉफ और हैंस ये इस्लामिक स्टेट के आतंकियों द्वारा मारे गए व्यक्ति हैं। उसमें था बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध इनमें से किससे है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध है मौलिक अधिकार से। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो 5 रिटें जारी की जाती है जिनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के द्वारा की जाती है। इनमें से किस घटना को तनाव शैथिल्य से जोड़ना अनुचित होगा? इनमें से किस घटना को तनाव शैथिल्य से जोड़ना अनुचित होगा? तो नाटो का गठन जो है यह संबंधित नहीं है शैथिल्य, जो तनाव शैथिल्य की घटना थी इससे संबंधित नहीं है। नाटो का संबंध तनाव शैथिल्यता से नहीं है। नाटो क्या है? तो एक सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना होती है 1949 में। भारत में संथानाम और बोहरा समितियों ने क्रमशः किन विषयों पर प्रतिवेदन दिया? भारत में संथानाम और बोहरा समितियों ने क्रमशः किन विषयों पर प्रतिवेदन दिया था? तो भ्रष्टाचार पे दिया था संथानम ने और अपराधीकरण पे दिया था बोहरा ने। तो भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर संथानाम और बोहरा समितियों ने क्रमशः विषय पर जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था वह था भ्रष्टाचार और अपराधीकरण। फ्रांस का वर्तमान संविधान किस गणतंत्र के नाम से जाना जाता है? तो जो फ्रांस का वर्तमान संविधान है वह जाना जाता है पंचम
पंचम गणतंत्र से। पंचम गणतंत्र से जाना जाता है फ्रांस का संविधान। जो फ्रांस का संविधान है वह 4 अक्टूबर 1958 को लागू हुआ था। 1958 को लागू हुआ था। तो पंचम गणतंत्र के नाम से जाना जाता है फ्रांस का संविधान। इस्लामिक स्टेट नामक आतंकी संगठन के पूरे नाम हैं ISIS या ISIL। तो इनमें आने वाले जो अंतिम अक्षर हैं IS और IL, इसका अर्थ पूछा गया है। तो इसका अर्थ क्या है? IS और IL का अर्थ क्या है? तो देखिए, इसका अर्थ है इराक एंड सीरिया। IS का अर्थ है इराक एंड सीरिया और IL का अर्थ है इराक एंड लिवांट। इराक एंड लिवांट IL का अर्थ है इराक एंड सीरिया और इराक एंड लिवांट। IS इराक एंड सीरिया और IL इराक एंड लिवांट है। जो ISIL है इसकी स्थापना की गई थी 1999 में। लौह आवरण शब्द को किसने प्रचलित किया था? लौह आवरण शब्द को किसने प्रचलित किया था? तो चर्चिल ने। अपने फुलटन भाषण के दौरान लौह आवरण को प्रचलित किया था चर्चिल ने। 5 मार्च 1946 को। 5 मार्च 1946 को। निम्न में से कौन राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है? राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है तो जनसंख्या, प्रजातंत्र। जनसंख्या होगी, प्रजातंत्र नहीं है। राज्य के 4 अनिवार्य तत्व माने गए हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, प्रभुसत्ता और सरकार। तो प्रजातंत्र नहीं होगा। वैश्विक स्तर पर परमाणु ऊर्जा संबंधी मामलों के लिए गठित संगठन का नाम है। वैश्विक स्तर पर परमाणु ऊर्जा संबंधी मामलों के लिए गठित संगठन का नाम है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण ऑप्शन 4 होगा इसमें। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण। इसकी स्थापना कब की गई? तो 19 जुलाई 1957 को। 19 जुलाई 1957 को इसकी स्थापना की गई थी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण की। और इसका जो मुख्यालय है वह वियना में है। वियना ऑस्ट्रेलिया में है, वियना में है। परमाणु अप्रसार संधि पर अमेरिका और सोवियत संघ ने कब हस्ताक्षर किए थे? परमाणु अप्रसार संधि पर अमेरिका और सोवियत संघ ने कब हस्ताक्षर किए थे? तो यह हस्ताक्षर किया गया था 1971 के पूर्व। 1971 के पूर्व परमाणु अप्रसार संधि पर अमेरिका तथा सोवियत संघ ने 1971 से पूर्व यानी 1963 में हस्ताक्षर किए थे। मार्सिलियो पांडुआ और रूसो ने किस प्रकार की संप्रभुता का प्रतिपादन किया था? मार्सिलियो पांडुआ और रूसो ने किस प्रकार की संप्रभुता का प्रतिपादन किया था? तो लोकप्रिय संप्रभुता का। लोकप्रिय संप्रभुता से जुड़े हैं मार्सिलियो पांडुआ और रूसो। हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को लगभग सभी अधिकार सौंप दिए थे। लगभग सभी अधिकार सौंप दिए थे। देखिए, हॉब्स ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत के माध्यम से लेवियाथन को लगभग सभी अधिकार सौंप दिए। और हॉब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था का मानव जो था वह स्वार्थी तथा महत्वाकांक्षी था, एकांकी था। और इस स्थिति से उबरने के लिए उसने एक समझौता किया और समझौते के माध्यम से अपना प्राकृतिक अधिकार किसको दे दिया? तो लेवियाथन को। कन्वेंशन कॉक्स और प्राइमरी का संबंध प्रमुखतः किससे है? कन्वेंशन कॉक्स और प्राइमरी का संबंध प्रमुखतः किससे है? तो कन्वेंशन कॉक्स और प्राइमरी का संबंध है अमेरिकी दल और चुनावों से। अमेरिकी दलों और चुनाव से संबंधित है कन्वेंशन कॉक्स और प्राइमरी। द रिफ्लेक्शंस ऑन वायलेंस में जॉर्ज सोरेल ने दिखाया है कि लोग उन राजनीतिक मिथकों से प्रभावित होते हैं जो द रिफ्लेक्शन ऑन वायलेंस में जॉर्ज सोरेल जो है इन्होंने क्या दिखलाया है कि राज्य की जो लोग हैं उन राजनीतिक मिथकों से प्रभावित होते हैं, भले ही असत्य हो किंतु आकर्षक होते हैं। इनसे लोग जो है वह ये जो राजनीतिक मिथक है इससे लोग प्रभावित हो जाते हैं, भले ही वह असत्य हो किंतु वे आकर्षक होते हैं।
चीन के नेताओं की भारत यात्रा के दौरान किन स्थानों पर चीनी सेनाओं की घुसपैठ पर समस्या हुई थी? चीन के नेताओं को भारत यात्रा के दौरान किन स्थानों पर चीनी सेनाओं की घुसपैठ पर समस्या हुई थी? तो वह क्षेत्र था लद्दाख और डेप्सांग और चुमार में। लद्दाख, डेप्सांग और चुमार में समस्या हुई थी, सेनाओं को घुसपैठ की समस्या हुई थी चीन के नेताओं को भारत यात्रा के दौरान। म्यूचुअल एड पुस्तक में कैप्रोटकिन ने किस प्रचार का विरोध किया था? किस प्रकार के विचार का विरोध करते हैं कैप्रोटकिन? म्यूचुअल एंड, इनकी पुस्तक थी म्यूचुअल एंड ए फैक्टर ऑफ एवोल्यूशन पुस्तक की पूरी जो पुस्तक का पूरा नाम है म्यूचुअल एंड ए फैक्टर ऑफ एवोल्यूशन पुस्तक, जो कि है क्रोपटिकिन की। और इसमें इन्होंने किस विचार का विरोध किया था? तो डार्विन के संघर्ष सिद्धांत का। डार्विन के संघर्ष सिद्धांत का विरोध करते हैं क्रोपटिकिन। जो ये क्रोपटिकिन थे ये अराजकतावादी दार्शनिक है, अराजकतावादी दार्शनिक थे। अमेरिकी राजनीति से चुनाव क्षेत्रों को राजनीतिक लाभ की दृष्टि से परिसीमित करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? अमेरिकी राजनीति में चुनाव क्षेत्रों को राजनीतिक लाभ की दृष्टि से परिसीमित करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं गोरी मॉडरिंग कहते हैं। अमेरिकी राजनीति में चुनाव क्षेत्रों को राजनीतिक लाभ की दृष्टि से परिसीमित करने की प्रवृत्ति को गोरी मॉडरिंग कहते हैं। यह प्रथा निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण करती है और राज्य सरकारों के अनुकूल होती है। गिरो मॉडरिंग प्रथा जो है। शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है, यह वाक्य किस विचार का प्रतिनिधित्व करता है? शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा ही राज्य का आधार है, यह विचार किस विचार की प्रतिनिधित्व करता है? तो आदर्शवादी विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। सैनिक औद्योगिक संकुल किसके द्वारा प्रयुक्त होने के पश्चात व्यापक प्रयोग में लाया जाने लगा? सैनिक औद्योगिक संकुल किसके द्वारा प्रयुक्त होने के पश्चात व्यापक प्रयोग में लाया जाने लगा? तो ये आइजनहावर द्वारा। सैनिक औद्योगिक संकुल का प्रयोग आइजनहावर द्वारा वर्ष 1961 में किया गया था। 1961 में किया गया था। इसके बाद यह प्रणाली लागू हो गई है प्रणाली और व्यापक रूप से प्रयोग में लाई जाने लगी। जब प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता है उस स्थिति में भी उसका आकार बढ़ता जाता है। उपरोक्त अवधारणा के साथ किसका नाम जुड़ा है? जब प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता है उस स्थिति में भी उसका आकार बढ़ता जाता है। यह अवधारणा जुड़ी है पार्किंसन से। इनमें से किस घटना को शीत युद्ध के समापन का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है? इनमें से किस घटना को शीत युद्ध के समापन का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है? तो सोवियत संघ का पतन। सोवियत संघ का पतन जो है ये होता है 1991 में, जिसे शीत युद्ध के समापन का कारण माना जाता है। भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने किस संगठन का स्थान लिया है? भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस संगठन का स्थान लिया है? तो एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग का। एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग यानी MRTPC का स्थान लिया है CCI ने, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग ने। यह नियम पारित होता है CCI जो है वह 2002 में। JS मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी मानवीय कार्यों का विभाजन किस प्रकार किया? JS मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी मानवीय कार्यों का विभाजन किस प्रकार किया है? तो स्वसंबंधित और परसंबंधित के आधार पर। मिल ने स्वतंत्रता से संबंधित अपने विचार को इनकी पुस्तक जो है ऑन लिबर्टी में व्यक्त किया है, स्वसंबंधित और परसंबंधित कार्यों के विभाजन के आधार पर। मानव कार्य जो है स्वसंबंधित और परसंबंधित दो आधारों पर विभाजित किया है। राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य है एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना। यह कथन किसका है? तो यह कथन है अरस्तु का। अरस्तु के अनुसार राज्य परिवार और गांव का संगठन है जिसका उद्देश्य है एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन को प्रदान करना।
एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं, यह पीतू अराजकता का शासन है। एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं, यह पीतू एक अराजकता का शासन है। यह कथन है जैलिनेक का यह कथन है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है। इस वाक्य में रूसो का आशय है कि इनमें से कुछ श्रृंखलाओं को समान इच्छा से वैध बनाया जाए। इनमें से कुछ श्रृंखलाओं को समान इच्छा से वैध बनाया जाए। इनमें से किस विचारक को प्रायः व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं। इनमें से किस विचारक को जो व्यक्तिवादी विचारक हैं वह अपने अनुकूल पाते हैं, तो वह है डार्विन का अनुकूलतम की अतिजीविता के सिद्धांत को। डार्विन का अनुकूलतम की अतिजीविता के सिद्धांत को व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं। जॉन रॉल्स की प्रसिद्ध पुस्तक का शीर्षक है थ्योरी ऑफ जस्टिस। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। बराक ओबामा की चीन नीति को किस नाम से जाना जाता है। बराक ओबामा की चीन की नीति को पिवट टू एशिया पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को कहा जाता है। राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को क्या कहा जाता है, तो राज्य सरकार के जो विधिक सलाहकार होते हैं वो एडवोकेट जनरल होते हैं। एडवोकेट जनरल होते हैं। जो एडवोकेट जनरल हैं इनकी नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल के द्वारा। 165 के तहत राज्यपाल के द्वारा। सिंडिकलिज्म समाजवाद में इनमें से किस पर अधिक जोर दिया गया है। जो सिंडिकलिज्म समाजवाद है इनमें से अधिक किस पर जोर दिया गया है, तो श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर। श्रम अधिपत्य समाजवाद का प्रवर्तक कौन है, तो न्यूजेन सॉरेल था जिन्होंने सिंडिकलिज्म समाजवाद में श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर अधिक जोर दिया था। न्यूजेन सॉरेल। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। इनमें से किसका नाम वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। इनमें से किसका नाम वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है, तो फ्रेडरिक टेलर का नाम वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था फ्रेडरिक टेलर ने। देखिए फ्रेडरिक टेलर वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के नाम से इनका जुड़ा हुआ, लिंग प्रतिपादन जो पहला किया था 1910 में लुईस वेंडिस ने किया था। लुईस वेंडिस ने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का जो पहला प्रतिपादन किया था वो था लुईस वेंडिस ने। और इसका जो सुव्यवस्थित सिद्धांत दिया, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का जो सुव्यवस्थित व्याख्या की है या व्यवस्थित अध्ययन किया है वह फ्रेडरिक टेलर है। पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट एंड हाउ। इस पुस्तक के लेखक हैं हेराल्ड लासवेल इस पुस्तक के लेखक है, जो कि 1948 में यह पुस्तक प्रकाशित होती है। हु गेट्स व्हाट एंड हाउ। प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया है, तो पत्नी और संपत्ति के साम्यवाद का समर्थन किया है प्लेटो ने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कौन से अधिकार उल्लेखित हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कौन से अधिकार उल्लेखित है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार उल्लेखित है, जिसे अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। डायसी ने निम्न में से किस अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या की है। तो विधि के शासन की। डायसी ने विधि के शासन की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या की है। पाकिस्तान की खुफिया संगठन ISI का अर्थ है। पाकिस्तान के खुफिया संगठन ISI का अर्थ क्या है या फुल फॉर्म क्या है, तो इसका जो पूर्ण रूप है वह है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ये ISI का पूर्ण रूप है। अरस्तु के अनुसार जो दास्ता है वह प्राकृतिक और लाभप्रद है। अरस्तु दास्ता को प्राकृतिक मानते हैं और लाभप्रद भी मानते हैं। शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है। यह कथन किसका है। शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है। कथन है लॉर्ड एक्टन का। लॉर्ड एक्टन जो है ये कहते हैं कि जो शक्ति है वह भ्रष्ट करती है और जो असीमित शक्ति है वह असीमित रूप से भ्रष्ट।
वितलेवाद का इनमें से किसका संबंध है? वितलेवाद से इनमें से किसका संबंध है? तो जो वितलेवाद है वह कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के पद्धति से संबंधित है। वितलेवाद कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के पद्धति से संबंधित है। लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी राज्य के विधायी अधिकार संसद को सौंप सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी राष्ट्र के विधायी अधिकार को संसद को सौंप सकते हैं? तो अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या किसी प्रकार का समाधान होने पर राष्ट्रपति राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। इस उपबंध के तहत राष्ट्रपति राज्य का विधायी अधिकार संसद को सौंप सकता है। ब्रिटिश टोरी और विहंग दल, ब्रिटिश टोरी और विहंग दल जो है विग दलों के विचारधारा क्रमशः। तो जो ब्रिटिश टोरी और विहंग दल है इनकी जो विचारधारा है वह अनुदारवादी और उदारवादी थी। टोरी जो थे वह अनुदारवादी थे और जो विग दल थे वे उदारवादी दल थे। थॉमस मूर फूरियर और रॉबर्ट ओवेन को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? थॉमस मूर फूरियर और रॉबर्ट ओवेन को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? तो स्वप्निल समाजवाद। इन्हें स्वप्निल समाजवाद से जोड़ा जाता है, थॉमस मूर फूरियर और रॉबर्ट ओवेन को। बेंथम के अनुसार विधि का लक्ष्य क्या होना चाहिए? बेंथम के अनुसार विधि का लक्ष्य होना चाहिए अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए विधि का लक्ष्य, अकॉर्डिंग टू बेंथम। फांसीवाद के फासिज्म शब्द का अर्थ है? फांसीवाद के फासिज्म शब्द का अर्थ है प्राचीन रोम के अधिकारियों की शक्ति के प्रतीक के रूप में दंडों का समूह। फासिज्म का अर्थ क्या है? दंडों का समूह। 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है? 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है? तो ये कहने वाले थे खुद महात्मा गांधी। ऑप्शन 4 सही है हमारा। सामूहिक सुरक्षा की वर्तमान व्यवस्था के संदर्भ में किस सम्मेलन का अत्यधिक महत्व है? सामूहिक सुरक्षा की वर्तमान व्यवस्था के संदर्भ में किस सम्मेलन का अत्यधिक महत्व है? तो जो फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 है, फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945, ये सामूहिक सुरक्षा का संबंध है। इससे सामूहिक सुरक्षा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र से है और 1945 में इसका गठन होता है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है? भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है? तो संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है भारत में। मित्र राष्ट्रों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की व्यवस्था बनाने में किस सम्मेलन का महत्वपूर्ण योगदान था? मित्र राष्ट्रों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की व्यवस्था बनाने में किस सम्मेलन का जो महत्वपूर्ण योगदान था? तो जो महत्वपूर्ण योगदान था वह था याल्टा सम्मेलन 1945 का। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों द्वारा याल्टा सम्मेलन 1945 किया गया था ताकि युद्ध के बाद हुई जो क्षति है उसके पश्चात फिर से नई व्यवस्था का निर्माण किया जा सके। फ्रांसीसी व्यवस्था जो है वह शुद्ध अध्यक्षात्मक और प्रत्यक्ष जनतंत्रात्मक है। शुद्ध अध्यक्षात्मक है और प्रत्यक्ष जनतंत्रात्मक है फ्रांसीसी व्यवस्था। यानी जो फ्रांसीसी व्यवस्था है वह अर्ध अध्यक्षात्मक गणतांत्रिक है। अर्ध अध्यक्षात्मक और गणतांत्रिक है, जहाँ शुद्ध अध्यक्षात्मक और प्रत्यक्ष जनतांत्रिक शासन संचालित होता है। फ्रांस जो है वह ब्रिटेन की तरह एकात्मक राज्य है और यहाँ केंद्र में ही कार्यपालिका विधायिका होती है। फ्रांस में पूरे देश को डिपार्टमेंट में विभक्त कर रखा है। डिपार्टमेंट में पूरे देश को विभक्त कर रखा है फ्रांस में। भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्तर से वंचित किया गया? भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्तर से वंचित किया गया? तो जो संशोधन संख्या थी वह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो अनुच्छेद 44वां संविधान संशोधन जो होता है 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकालकर अनुच्छेद 300A में रख दिया गया विधिक अधिकार बनाकर। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक हैं हेराल्ड जे लास्की। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? तो हेराल्ड जे लास्की। लास्की क्या है? तो ये एक बहुलवादी विचारक हैं और ये अधिकारों की बात करते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में प्राचीन भारतीय विचारक इनमें से किस तत्व की उपेक्षा करता है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में प्राचीन भारतीय विचारक इनमें से किस तत्व की उपेक्षा करते हैं? तो धानवन की। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में जो प्राचीन भारतीय विचारक ने मंडल सिद्धांत दिया था, जिसमें धानवन शामिल नहीं है, इसमें धानवन शामिल नहीं है। मंडल का निर्माण उदासीन, मित्र, शत्रु आदि से मिलकर होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में जो प्राचीन भारतीय विचारक है, इन्होंने उपेक्षा की थी धानवन की। निम्न में से कौन प्राचीन भारतीय राजनैतिक चिंतन के सप्तांग सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के सप्तांग सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो सामंत और गुरुकुल। सामंत और गुरुकुल सप्तांग सिद्धांत से संबंधित नहीं है। सप्तांग सिद्धांत में क्या था? पहले नंबर पे स्वामी, दूसरा अमात्य, तीसरा कोश, चौथा सेना, पांचवा मित्र, छठा दुर्ग और सातवां जनपद था। सामंत और गुरुकुल नहीं थे। शिक्षा और सेवा योजना के अधिकार। शिक्षा और सेवा योजना के अधिकार क्या हैं? शिक्षा और सेवा योजना के जो अधिकार है वह सकारात्मक है। क्या है? तो सकारात्मक है। अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा लागू करने पे, अरस्तु की नागरिकता अगर हम अवधारणा लागू करते हैं तो वहाँ के जो केवल कुछ भारतवासी भारत के नागरिक माने जाएंगे। केवल कुछ ही भारतवासी जो है वह भारत के नागरिक माने जाएंगे अगर अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा भारत पे लागू होती है तो। वोट देने का अधिकार एक, तो वोट देने का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 326 के तहत एक विधिक अधिकार है। अनुच्छेद 326 के तहत क्या है? तो एक विधिक अधिकार है, विधिक अधिकार है। पसमरगा और नुसरा फ्रंट क्रमशः क्या है? तो पसमरगा और नुसरा फ्रंट जो है यह कुर्द और असद विरोधी लड़ाके हैं। पसमरगा और नुसरा फ्रंट क्या है? तो कुर्द और असद विरोधी लड़ाके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ। अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ प्रमुखतः क्या होती है? तो कार्यकारी होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन जो प्रणाली वह विद्यमान है, जहाँ राष्ट्र प्रमुख रूप में राष्ट्रपति ही कार्य करते हैं और उसी के पास जो प्रमुख कार्यकारी शक्तियाँ होती है वह सभी जो कार्यकारी शक्तियाँ वह निहित होती है। तो प्रमुखतः कार्यकारी होती है अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार इनमें से किसके निकट थे? तो राज्य के संबंध में जो गांधी जी के विचार थे वह निकट थे दार्शनिक अराजकतावादी के। दार्शनिक अराजकतावादी से जो गांधी जी थे वह प्रभावित थे थोरो के विचारों से। राज्य के संबंध में जो प्रभावित थे वह थोरो के विचारों से प्रभावित थे। शक्ति और प्राधिकार में निर्भेदक तत्व क्या है? शक्ति और प्राधिकार में निर्भेदक तत्व क्या है? तो वह है वैधता। शक्ति और प्राधिकार में क्रमशः एक गैर वैधानिक तथा वैधानिक अवधारणा है, अर्थात जब शक्ति को वैधता प्राप्त होती है तो वह प्राधिकार बन जाता है। अगर शक्ति को वैधता प्राप्त हो तो वह क्या बन जाएगा? प्राधिकार। अगर वैधता नहीं है तो वह शक्ति रहेगी। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने किस अवधारणा का समर्थन किया था? तो फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा का समर्थन किया था। प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा का समर्थन करते हैं फ्रांस और अमेरिकी। गतिविधियों के संदर्भ में दक्षेश की तुलना निम्न में से किस संगठन से करना उचित नहीं होगा? गतिविधियों के संदर्भ में जो दक्षेश है उसकी तुलना निम्न में से किस संगठन से करना उचित नहीं होगा? वह होगा हमारा नाटो। जो दक्षेश है वह दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है। दक्षेश क्या है? दक्षिण एशियाई के संगठन का देशों का एक संगठन है जो सामाजिक आर्थिक मजबूती के लिए बनाया गया था। जबकि नाटो जो है वह अमेरिका के नेतृत्व में बनाया गया एक सैनिक संगठन है जो 1949 में आता है नाटो। उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या किसने की है? तो उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या करने वाले विचारक है डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या की है। आत्मनिर्णय के अधिकार का विस्तृत प्रयोग कब हुआ? आत्मनिर्णय के अधिकार का विस्तृत प्रयोग कब होता है? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय और उसके पश्चात। प्रथम विश्व युद्ध के समय और उसके पश्चात आत्मनिर्णय के अधिकार का प्रयोग प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था उसके समय और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान ही व्यापक रूप से आत्मनिर्णय के अधिकार का प्रयोग किया गया था। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व क्या है? तो विकास का परिणाम है। राज्य क्या है? तो विकास का परिणाम है। अरस्तु के अनुसार जो राज्य का अस्तित्व है वह एक विकास का परिणाम है।
निम्न में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया है? निम्न में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया है? तो प्लेटो ने उद्यमिता को महत्व नहीं दिया, बाकी उन्होंने क्षुधा या उत्पादन, सौर विवेक की बात की है। तो उद्यमिता को ये महत्व नहीं देते। स्वयं पर, स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है। स्वयं पर, स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति क्या है? संप्रभु है। ये विचार किसका है? तो ये विचार है जॉन स्टुअर्ट मिल का, J.S. मिल का। और आज के पेपर का यहाँ आखिरी सवाल कि ब्रिटिश सम्राट कोई गलती नहीं करता, क्यों? ब्रिटिश सम्राट कोई गलती नहीं करता क्योंकि यह सदैव कैबिनेट की सलाह पर ही कार्य करता है, इसीलिए कोई गलती नहीं करता। सो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप लोग इसे ज़रूर लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।